ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिफेक्ट्स इन सॉलिड पढ़ रहे थे। डिफेक्ट्स का मतलब होता है कि कोई चीज मिसिंग है, जहां होनी चाहिए वो नहीं है। ठीक है, तो दिमाग भी किसी लोग का घुटने में होता है तो क्या करते हैं, इसका डिफेक्टिव माइंड है भाई, है ना। तो होना चाहिए, यहाँ है घुटने में। सेम चीज देखिए यहाँ पे, आप बात कीजिएगा सॉलिड के केस में, तो सॉलिड किससे मिलके बना होता है, कंसिक्वेंट पार्टिकल से। यहाँ पे ये कंसिक्वेंट पार्टिकल्स उपस्थित है। ठीक है, अगर ये अपनी जगह से मिसिंग है तो यहाँ पे जगह खाली ना है जी, इसको क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। ये किस में बोलेंगे, जिसमें चार्ज पार्टिकल नहीं है, न्यूट्रल सारे पार्टिकल्स है। सारे पार्टिकल कैसे है, न्यूट्रल्स है। तो इसको हम कौन सा सॉलिड बोलते हैं, नॉन पोलर सॉलिड। और याद कीजिए नॉन पोलर सॉलिड में बताया था कि डिफेक्ट्स कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप्स के। एक तो वैकेंसी, जहां पे जगह खाली है, एटम यहाँ इसको छोड़ के चला गया है। ठीक है, बातें नहीं कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। और दूसरा, अगर एटम इस बीच में आ गया 2 एटम के, तो इसको कौन सा पोजीशन बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। और इसीलिए इस डिफेक्ट का नाम क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो देखिए नॉन पोलर सॉलिड में 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं, वैकेंसी मतलब जगह खाली है, और इंटरस्टिशियल मतलब जगह खाली तो की, लेकिन इसी सॉलिड के अंदर कहाँ आ गया, 2 एटम के बीच में आ गया। तो यही कहलाता है। ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है कौन, अच्छा ये डिफेक्ट अराइज क्यों होते हैं। देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स क्या होंगे, इंक्रीज। अगर ये इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी, तो ऑफकोर्स इसमें वेलोसिटी आएगी, और जिसके कारण ये अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से डिफेक्ट्स आते हैं। किसमें, यहाँ पे डिफेक्ट्स हम किसमें पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर कर रहे हैं सॉलिड स्टेट में, तो डिफेक्ट इन सॉलिड। बट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने पहले भी बोला है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा डिफेक्ट, पोलर सॉलिड। पोलर सॉलिड में भी स्टियोमेट्रिक इफेक्ट। देखो आप कोई भी सॉलिड देखिएगा, उसमें नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस क्या होते हैं, इक्वल, और जिसके कारण एटम मॉलिक्यूल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यानी सॉलिड कैसे होते हैं, न्यूट्रल, प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, हमेशा ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब पोलर सॉलिड में जो स्टियोमेट्रिक था, वहां पे आपका 2 टाइप का डिफेक्ट आएगा। एक डिफेक्ट क्या आता है जी, किसको कहते हैं, सॉच के डिफेक्ट, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रैंकल डिफेक्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखिए बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है जो आपको अभी याद हो जाएगा। पहला डिफेक्ट क्या है जी, ये डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन मिसिंग देयर पोजीशन। ये अपने पोजीशन से जगह खाली करके सॉलिड को छोड़ के चले गए, इक्वल नंबर, मतलब कि एक कैटायन गया तो एक एनायन गया। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या कहते हैं, सॉच के डिफेक्ट। आप बोल सकते हो एक से ज्यादा, हाँ एक से ज्यादा भी मिसिंग हो सकता है, मान लो 2 मिसिंग है, तो अभी ये कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, इक्वल व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग देयर पोजीशन या लीव देयर पोजीशन, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड सॉच के डिफेक्ट। इसके एग्जांपल्स याद रखना, क्योंकि ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसके एग्जांपल सारे NaCl है ना, KCl, ये सब होते हैं, सोडियम ग्रुप 1 के सॉल्ट सब। अच्छा फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, सुनिए इसका डायग्राम जरूर बनाइएगा एग्जाम में। ये जो है कैटायन एनायन, यहाँ पे जो है ये कैटायन अपना जगह छोड़ देगा, लेकिन सॉलिड को छोड़ के नहीं जाएगा। कहां जाएगा जी, इंटरस्टिशियल साइट पे। अगर कैटायन लीव देयर पोजीशन एंड ऑक्यूपाई, कहां ऑक्यूपाई करेगा, कौन सा पोजीशन, इंटरस्टिशियल साइट। तो इस तरह के डिफेक्ट्स को क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। एग्जाम में ये बहुत पूछता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। अगर इस तरह के डिफेक्ट को फ्रैंकल डिफेक्ट कहेंगे, इसके सारे एग्जांपल सिल्वर से होते हैं, सिल्वर क्लोराइड है ना, सिल्वर आयोडाइड। और एक एग्जांपल जो ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सिल्वर ब्रोमाइड किसमें लाई करता है, तो याद रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड दोनों टाइप का डिफेक्ट को शो करता है। तो ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए, कौन कौन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉचके एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। इसके लिए डेफिनेशन लिख देना, दोनों का डायग्राम बना देना और एग्जाम्पल्स लिख देना। एग्जाम्पल से 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि AGBR कौन सा शो करता है, तो बोलिएगा बोथ, सॉचके और फ्रैंकल। एक क्वेश्चन इसमें और पूछ सकता है, एक क्वेश्चन और क्या पूछता है बताइए, कौन सा डिफेक्ट था, एनायनिक डिफेक्ट। इसमें तुमसे क्या पूछेगा, देखो एनायनिक डिफेक्ट,
यानी कि एनायन की कमी हो जाएगी, एनायन अपना जगह छोड़ के चला जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे ही मैं बनाता हूं, एनायन अपनी जगह छोड़ के चला गया, ठीक, ये एनायन है अपना जगह यहाँ से छोड़ के लीव कर गया पोजीशन, तो ये भी डिफेक्ट में आएगा। लेकिन घटा कौन? एनायन, तो इसको डिफेक्ट क्या बोलेंगे? एनायनिक डिफेक्ट। लेकिन एनायन जब जाता है तो होता क्या है कि वो एटम चला जाता है लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन यहीं पे इंट्रैप्ट हो जाता है, मतलब वहीं फंसा रह जाता है। जैसे क्लोरीन माइनस है, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं क्लोरीन आपका चला गया और ये इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ के चला गया ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। और ये जो इलेक्ट्रॉन इंट्रैप्ट होता है इसी का नाम क्या है जी? एफ सेंटर। तो यहाँ पे 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एफ सेंटर। तो एफ सेंटर को कैसे डिफाइन करोगे? सिंपल सा डायग्राम भी बना देना। ये डायग्राम बनाने के बाद लिख देना कि इट इज अ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होता है जी? जहां एटम रहते हैं, बताया ना लैटिस पॉइंट हो जाए, तो ये सब लैटिस पॉइंट है। तो एक लैटिस पॉइंट से एक तुम्हारा एनायन चला गया तो बोलोगे क्या? इट इज अ लैटिस पॉइंट इन विच इलेक्ट्रॉन इज इंट्रैप्ड। ट्रैप मतलब जाल हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ फंस गया है और इसी को हम क्या बोलेंगे? एफ सेंटर। इट इज कॉल्ड एफ सेंटर। तो यहाँ पे यही 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के, ये और डिफरेंस। डिफरेंस हमेशा आप टेबुलर फॉर्म में लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया है। हाँ, ये जरूर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, यहां से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि एफ सेंटर एग्जिस्ट इन विच टाइप ऑफ डिफेक्ट। 4 डिफेक्ट दे देगा, सॉचकी, फ्रैंकल, एनायनिक डिफेक्ट। आप इसको टिक करोगे? एनायनिक डिफेक्ट, क्योंकि एनायनिक डिफेक्ट में ही कौन आता है? एफ सेंटर। और एफ सेंटर के कारण ही ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि ये कलर प्रोड्यूस करता है ड्यू टू एफ सेंटर, तो प्रोड्यूस कलर। तो आप देखो जितने सॉलिड हैं ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैग्नीशियम जलता है तो व्हाइट कलर में जलता है ना, उसी तरह से सोडियम, पोटेशियम वायलेट कलर में जलता है, लिथियम पिंक कलर में जलता है, सोडियम येलो कलर में जलता है। ये जो क्रैकर्स वगैरह यूज करते हैं ना, इसी के कारण ये क्रैकर्स में एक एक लेयर बना होता है मेटल्स का, वो ऊपर जाते हैं, बारूद के साथ जलते हैं तो कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो कलर प्रोड्यूस करने का रीजन क्या है? एफ सेंटर। तो ये भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है कि वाई सॉलिड सोज कलर, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो लास्ट क्लास में हमने बस इतना ही पढ़ा था, बाकी आप वीडियो देखिएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? तो दो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मतलब उसकी कंडक्टिविटी के आधार पर, और दूसरा कौन सा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कि उसका मैग्नेटिक फील्ड में क्या बिहेवियर है, वो अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है। और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में क्या होगा बताओ? फोन नहीं सुना है क्या? कभी देखा नहीं, सिर्फ देख रहा है, लग रहा कि कौन सा जमाना से आया है। तुम लोग के पास भी है, छोड़ो। हाँ, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में बात करेंगे कि कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है, कौन नॉन कंडक्टर है, ये सब बातें करेंगे। ठीक है, कौन सॉलिड कैसे बिहेव करेगा, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। उसके पहले एक क्वेश्चन और बना लो, क्योंकि इस सेक्शन से एक न्यूमेरिकल भी आता है एक टाइप का। देखो किस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, मैं पहले इस चीज को समझाता हूँ, फिर आपको इस पे क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो जैसे मान लो वो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इक्वल होते हैं ना, ठीक है। जैसे अब ए बी आपने ए बी के टर्म में नहीं NaCl के टर्म में कर देता हूँ, ताकि इसको तो आप फैमिलियर हो। NaCl एक सॉलिड है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। अब बताओ यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन है, यस या नो? हाँ, तो ये न्यूट्रल होंगे, जितने कैटायन उतने एनायन। डिफेक्ट्स का मतलब क्या है कि भाई कोई जगह खाली हो जाएगी, तो ये डिफेक्ट कहलाएगा। ये कौन डिफेक्ट कहलाएगा बताइए? तो यहाँ पे मिसिंग कौन है? कैटायन, तो कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा? बोलो ना जल्दी से। कैटायनिक डिफेक्ट। नाम बताना बहुत टफ नहीं है जी, अरे जो जिसमें कमी है उसी के बारे में बोलेंगे जी। जिसका दिमाग थोड़ा हिला हुआ है तो उसको ना बोलेंगे डिफेक्टिव पर्सन है ना। इसमें सोचना क्या है जी, जिसका दिमाग हिला हुआ उसका नाम ले लेंगे, और क्या, सीधी सी बात है। ठीक है, अगल बगल वाला क्यों हाथ मत दिखाया करो, ये गलत बात है। ठीक है, कैटायनिक डिफेक्ट, तो यहाँ पे कौन यहाँ से अपनी जगह छोड़ के गया? कैटायन, तो कैटायनिक डिफेक्ट। एनायन छोड़ के गया था, एनायनिक डिफेक्ट। और बाकी सॉचके फ्रैंकल का तो बता ही दिया कंडीशन क्या होगा, इक्वल नंबर होगा तो सॉचके। और एक
अपना केटायन छोड़ के कहाँ जाए, इंटरस्टिशियल साइड पे, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। बोलो बात समझ में आता है। ठीक, अब देखो इसमें न्यूमेरिकल वो लोग कैसे बनाता है, अभी करते हैं क्वेश्चन, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ से ये केटायन चला गया तो ये केटायनिक डिफेक्ट कहलाएगा, लेकिन बात आता है कि एटम क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, इक्वल करने के लिए यहाँ पर हम दूसरा कोई एक केटायन ले लेंगे, ठीक है। मैं कितने एनायन से काउंट कर दो जल्दी से, 2 2 2 8 है ना, 8 क्लोराइड है, तो 8, अच्छा तो पॉजिटिव चार्ज भी कितने होना चाहिए, 18 होना चाहिए, 8 सोडियम प्लस होना चाहिए। सोडियम नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन 8 पॉजिटिव तो होना चाहिए, तभी है ना, +8 -8 इक्वल टू 0, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। तो देखो मान लो 2 जगह खाली हो गए, तो भाई इसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर कोई दूसरा एटम हमने कैल्शियम +2 रख दिया, ये हमने किया, इसी को बोलते हैं, हमने यहाँ कुछ इम्प्योरिटी डाला ना जी, उसी को बोलते हैं प्रोसेस डॉपिंग, जो आगे हम लोग करेंगे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। आपको पता होगा सेमीकंडक्टर बिहेव करता है एज अ नॉन कंडक्टर की तरह। सिलिका का बना होता है, सिलिका कंडक्टिविटी करता है क्या जी, नहीं, लेकिन उसको कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी कुछ ऐड करते हैं, आज करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो कुछ कंडक्टिविटी ऐड करेंगे। मान लो यहाँ कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+ या बेरियम 2+ ऐड कर दिया, अभी भी +8 -8 चल रहा है कि नहीं, देख लो, जोड़ो, यहाँ पे 2 जोड़ना भाई, ठीक है, और एक जगह खाली है, तो 2+ और 6 गो सोडियम का है, तो 8 नहीं हो गया, +8 और -8, अभी भी न्यूट्रल है। लेकिन ये कब पॉसिबल हुआ, जब एक कैल्शियम प्लस आया तो आपसे क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, जब एक कैल्शियम केटायन आया, कैल्शियम क्लोराइड इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया, किसमें, कौन सॉलिड में, NaCl सॉलिड में। जब हमने NaCl सॉलिड में कैल्शियम क्लोराइड यानी कैल्शियम आयन इंट्रोड्यूस किया, तो बताओ एक कैल्शियम आयन के कारण कितना वैकेंसी हुआ, कितना केटायनिक वैकेंसी हुआ, कितना केटायन जगह खाली हो रहा है, बोलो, एक हो रहा है, एक हो रहा है ना, एक ही ना हो रहा है, ये तो यहाँ पे तो जगह घेर ही लिया, यहाँ इफेक्ट आ रहा है। तो इसी तरह से तुमसे पूछ देगा कि बताओ 10 कैल्शियम आयन या 10 कैल्शियम क्लोराइड की अगर डॉपिंग करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव यानी कि केटायनिक वैकेंसी कितनी होगी, तो कितना होगा जी, केटायनिक वैकेंसी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यही सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब निकालिए एनसीईआरटी बुक और उस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसके आधार पर, समझ में आ गया। तो आप निकाल सकते हो ना कि कितना ये ऐड हुआ तो कितना वैकेंसी बनेगा, मतलब अगर कोई पूछे 100 केटायन कैल्शियम आयन हम ऐड करते हैं इसमें, किसमें, NaCl में, तो बताइए 100 ऐड किया तो कितने केटायनिक वैकेंसी बनेंगे, 100। समझ में आ गया क्वेश्चन का मूड। तो उसी तरह से देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसी को लिखिए, देखिए समझिए इस बात को, क्या कहा गया, NaCl एक सॉलिड है आपके पास पहले से, ठीक है, कितना मात्रा है वो बताया नहीं गया। इसमें क्या ऐड कर रहे हो, इम्प्योरिटी, डॉपिंग मतलब ऐड, डॉप मतलब ऐड, और उसमें क्या ऐड कर रहे हो, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। याद रखो ये एक केटायन है और यहाँ पे ये 2 केटायन के, मतलब ये एक आएगा तो 2 जगह लेगा, मतलब एक जगह तो खाली हो जाएगा, अभी बनाया था ना जब 2 चार्ज वाले आएंगे तो। लेकिन बात करें तो NaCl का मात्रा नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ कुछ दिया गया परसेंटेज में, तो परसेंटेज का मतलब कितना मानोगे, 100। तो आप क्या लिखोगे, 100 मोल ऑफ NaCl इज डॉप्ड विथ, कितने के साथ डॉप्ड किया गया है जी, कितना, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, डॉप्ड विथ, बताइए, लिखा हुआ है 10⁻³ मोल ऑफ, मोल यहाँ यूनिट नहीं है जी, सब्सटेंस का यूनिट है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। स्ट्रोंशियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम जाके जगह लेगा किसकी, Na+ की, क्योंकि पूछा कौन सा वैकेंसी है, केवल कैटायनिक, पॉजिटिव वाला कितना जगह खाली होगा, तब क्योंकि क्लोराइड माइनस और क्लोराइड माइनस दोनों सेम है चार्ज है, उससे कोई खास फर्क नहीं आएगा। लेकिन क्या इस पे फर्क आएगा, ये एक मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो इसको 2 को हटाएगा, तो मतलब एक जगह पी रहेगा, एक को खाली कर देगा। तो आइए बात करते हैं, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, स्ट्रोंशियम प्लस केटायंस। ये बात समझ में आया, ठीक। अब 100 मोल है, हम कितने मोल के लिए निकालेंगे, आइडियली एक ही मोल के लिए ना निकालते हैं जी सबसे, तो 1 मोल ऑफ NaCl इज डॉप्ड विथ
तो बताइए 1 मोल के साथ डॉट करेंगे तो कितना आएगा, क्या लिखे? यूनिटरी मेथड नहीं पढ़े हो? 100 चीज का दाम इतना है तो 1 का कितना होगा, कितना होगा? इतना सोच क्या रहा है, बोलो। 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 100, ये बचपन में यूनिटरी मेथड पढ़े होगे, ठीक है। ये 10 टू द पावर 3, ये 10 टू द पावर 2 है, जो कि ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो कितना आ जाएगा फाइनल? 10 टू द पावर माइनस 5। क्या ये मोल तो रहेगा ना, यूनिट मोल, मोल ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड या फिर स्ट्रोंशियम आयन केटायंस बोल सकते हो। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? तो इतना अब तो पता चल गया ना कि कितना स्ट्रोंशियम क्लोराइड आ रहा है, कितना स्ट्रोंशियम आयन आ रहे हैं, कितने केटायंस आ रहे हैं, आ गया, पता चल गया है। मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 5 मोल है, क्या इसको आप नंबर में बदल सकते हो? जैसे 1 दर्जन है तो उसको नंबर में बदल दोगे, कहो कितना? 12। 1 दर्जन पेन है तो 12 पेन है। उसी तरह से मोल भी क्या है, एक नंबर है। मान लो 5 दर्जन है तो आप नहीं बता दोगे 12 मल्टीप्लाई 5, यही ना करते हो भाई। 5 दर्जन आपका अगर कोई बोल दे, पेन पेंसिल जो भी है, तो आप 5 लिखते हो और डजन की वैल्यू लिख देते हो। उसी तरह से तुमसे कोई 1 मोल बोल दे तो 1 मोल भी बाबू एक नंबर है, जो कि कितना के बराबर है, इतना पार्टिकल्स या आइटम्स जो भी बोलते हो। अब बताओ यही 5 मोल बोल दे तो नहीं बता दोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे कितना मोल है देखो ना, ये नहीं निकाल लोगे? 10 टू द पावर माइनस 5 मोल कह देगा तो क्या करोगे बताओ? 10 टू द पावर माइनस 5, अब मोल की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे क्या मिलेगा? स्ट्रोंशियम आयन है कितने, कितने स्ट्रोंशियम आयन आए, और एक स्ट्रोंशियम आयन, जितने स्ट्रोंशियम आयन आएंगे उतना ही केटाइनिक वैकेंसी बनेगी। आ रहा है समझ में? चलिए इतना लिखिए और निकालिए नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम आयन। पहले SR स्ट्रोंशियम आयन की संख्या निकालिए जरा जल्दी से। देखिए यहाँ सिंपल सी तो बात है जी, आप जानते हो इतना स्ट्रोंशियम आयन है, लेकिन साथ में मोल भी है, तो मोल को पार्टिकल्स में बदलेंगे तो 1 मोल में कितना होता है, इतना। तो भाई मोल की वैल्यू रख दीजिए, मोल की वैल्यू रखेंगे इतना, क्या हो जाएगा मेरे पास? स्ट्रोंशियम आयंस, केटायंस होंगे। केटायंस बोलो या आयन बोलो, बात पूछिए। चलो ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द पावर को, ये वैल्यू एज इट इज रहने दो, कितना आ जाएगा? 18 आएगा। इतना क्या होगा मेरा? स्ट्रोंशियम केटायंस। तो बताइए केटायंस की वैल्यू निकल गई स्ट्रोंशियम के, यही निकालने में बोल रहा था। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप बात समझिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि इसमें ये मेरा NaCl सॉलिड है, ठीक। इसमें अगर एक स्ट्रोंशियम लाएंगे तो एक स्ट्रोंशियम कितने Na प्लस को हटाएगा? 2 को नहीं हटाएगा जी, क्योंकि इसका चार्ज 2 है, 2 को हटाएगा। 2 को हटा दिया, 2 को हटाया, उसके जगह कौन आ गया? स्ट्रोंशियम प्लस। अभी भी ये देखो एटम न्यूट्रल है, लेकिन डिफेक्ट्स आ गया है। कैसे आ गया? क्योंकि केटायन, एक केटायन मिसिंग है, तो एक स्ट्रोंशियम आता है तो एक केटायनिक डिफेक्ट बनाता है, ठीक। उसी तरह से इतना स्ट्रोंशियम आयन आएगा, मान लो 10 आता, 10 स्ट्रोंशियम आयन आते हैं तो कितने डिफेक्ट बनाते हैं? 10। तो इतने आएंगे तो कितने बनाएंगे? इतने के बराबर बनाएंगे। आ रहा है समझ में? तो इस बात को थोड़ा लैंग्वेज में लिखो, एग्जाम में लैंग्वेज में लिखना जी, तभी मार्क्स मिलेंगे, तो समझेगा किसी का चीटिंग मार लिया है। तो लिखिए 1 स्ट्रोंशियम केटायन, आयंस कर लो, आयंस प्रोड्यूसेस कितने केटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस करेगा बताइए? 1 स्ट्रोंशियम आयन प्रोड्यूसेस, ये ना पूछ रहा केटायनिक वैकेंसी, तो 1 केटायनिक वैकेंसी, 1 केटायनिक वैकेंसी। तो बताइए आपके पास कितने स्ट्रोंशियम आयन हैं डॉपिंग करने के बाद? कितने हैं? इतना 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 स्ट्रोंशियम आयन का अगर हम डॉपिंग कर रहे हैं, इतने स्ट्रोंशियम आयन मिक्स कर रहे हैं, तो बताइए केटायनिक वैकेंसी कितनी होगी? तो 1 मल्टीप्लाई ये नंबर नहीं कर देंगे, यही ना तरीका है निकालने का। एक चीज से उसका वैल्यू पता चल जाए तो 10 में क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई, इतने नंबर में भी क्या करेंगे? स्ट्रोंशियम आयन को
मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही वैल्यू रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आएगा। इतना सा सॉरी 10 टू पावर, ये 18 है ना, 10 टू पावर 18 करो, सो 10 टू द पावर 18, इतना क्या बनेगा, कैटायनिक वैकेंसी। कैटायनिक वैकेंसी यानी स्ट्रोंशियम 2 प्लस आयंस, कैटायंस वैकेंसी। बोलिए, बात समझ में आती है? किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, नहीं ना। थोड़ा सा आपसे इसमें क्या किया है कि देखिए, इसमें दो चीज किया है, वो डायरेक्टली 10-20 नहीं बताया, नहीं तो आप आसानी से बता देते। तो वो लोग आपको पहले तो बोल दिया कि हम परसेंटेज में दिए हैं, पहला काम क्या किया है, परसेंटेज में दिया, क्लियर वैल्यू बताया नहीं। तो परसेंटेज का तो मतलब आप लोग जानते हो कि कितना मानना चाहिए, 100, तो 100 मान के काम कर लिए। हमको 1 मोल के लिए हम निकाल लिए, क्योंकि मोल में आंसर नहीं देना था, क्योंकि यहाँ तो संख्या बताना ना पार्टिकल्स का, कितना वैकेंसी बना, तो 5 मोल बना, तो 5 मोल को भी तुम संख्या में बदल सकते हो। उसी तरह से जब हमने देखा कि इतना मोल बन रहा है तो मोल का वैल्यू पुट कर दिए, ये टोटल केटायंस की संख्या निकल गई। अब हमको पता है एक केटायन एक केटायनिक वैकेंसी बनाता है स्ट्रोंशियम, तो ये इतना कितना बनाएगा, इतने ही के बराबर बनाएगा, 10 के बराबर बनाएगा, और इतने के बराबर बनाएगा। बोलिए, बात समझ में आती है? अब बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी क्वेश्चन को मैं बदलता हूं कुछ वैल्यू, और आप बताइए कि कितना केटायनिक वैकेंसी बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। NaCl सेम रखा हूं, ठीक है। इस बार मैं वैल्यू को 10 टू द पावर -3 कर रहा हूं, मोल परसेंटेज ऑफ, और इस बार मिला रहा हूं इसमें कैल्शियम क्लोराइड या बेरियम क्लोराइड कर लो, बेरियम क्लोराइड। अब बताओ कि नंबर ऑफ केटायनिक वैकेंसी कितनी होगी। अच्छा, आंसर कोई नहीं बताएंगे, इस तरह से लैंग्वेज में लिख के बनाएंगे, कॉपी मुझे दिखाइएगा, क्योंकि आप लोग लिखते नहीं हो, लिखोगे तभी सीखोगे, ठीक है, तब कभी नहीं भूलोगे एग्जाम में। तो आप लिखिए इस तरह से बाकायदा लैंग्वेज में, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सब आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिख के बनाइए जरा फिर से आप लोग, और जिनका बन जाए कॉपी दिखाइएगा मेरे को। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, और इसमें लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of on the basis of conductivity, on the basis of conductivity, solids are classified into 3 types। कितने टाइप्स के होते हैं जी? 3 टाइप्स के, ये सब आप जानते हो। पहला कौन होता है जी? कंडक्टर। फर्स्ट टाइप कौन होता है? कंडक्टर। कंडक्टर किसको कहते हैं? दो सॉलिड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कंडक्ट कर सकते इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर, ये सब सॉलिड हैं जो कि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्यों करते हैं ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिख लो, इसमें लिखो कंडक्टर, लिख के डैश दो, लिखो दोज सॉलिड विच कैन या which conducts electricity, which conduct electricity, which conduct electricity are called conductor, are called conductor। अच्छा, कंडक्टर भी 2 टाइप के होते हैं जी, देखो इट इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट होता है मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, और दूसरा बताओ, एक सुने हो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अभी बताऊंगा सब तो याद आएगा आपको, हाँ ये सुने, ठीक है, कर कोई बात नहीं। लिखिए 2 टाइप के होंगे जी, मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अच्छा, मेटालिक कंडक्टर कौन होते हैं, इसमें पॉइंट वाइज लिखते जाओ। फर्स्ट पॉइंट देखो जी, ये तो कंफर्म है कि दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा,
लेकिन दोनों अलग अलग नेचर के कारण करेगा। मेटल में चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो लिखिए इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें देखो पहला, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, किसके कारण भाई, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसीलिए कभी कभी देखोगे इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण कर रहा है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं। अच्छा, इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब वो सॉल्यूशन जहां की, देखो वाटर आपका प्योर फॉर्म है कि नहीं है, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्या, नहीं ना, इसमें कोई इंप्योरिटी है ही नहीं, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मान लो इसमें थोड़ा सा नमक मिला दो, NaCl, तो क्या होगा, ये ब्रेक होगा आयंस में, Na+Cl में। अब ये फ्री है, पहले ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि सॉलिड है, ये फ्री नहीं है, यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है, जुड़ा हुआ है। लेकिन अब इसके पास क्या प्रेजेंट है, फ्री आयंस, और ये आयंस जो फ्री है वो मूवमेंट करेंगे, तो साथ में वो इलेक्ट्रिसिटी को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या होगा, ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन किस लिए, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। तो यहाँ पे भी सेम लाइन लिखो, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लिख लिए नहीं, यहाँ तक छूटा नहीं ना किसी का, तो लिखिए इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, सेम लाइन, ड्यू टू, किसके कारण भाई, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। इसीलिए इसको जानते हो आयनिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं, आयंस के कारण जो कंडक्टिविटी आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत, देखो इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या कोई केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज का मतलब वो होता है कि एक बार जो चेंज हो गया सो हो गया, वापस वो रीगेन नहीं होता। तो एक बात बताओ, कॉपर वायर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, कॉपर वायर बदलता है क्या, नहीं, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, कॉपर कॉपर ही रहेगा, जैसा था पहले वैसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे केमिकल चेंज हो गया, ये सॉलिड जो नमक था अब वो नहीं रहा, अब वो कैसा बदल गया है, Na+Cl-, यानी कि आप कह सकते हो दूसरे पॉइंट में, क्या कह सकते हो जी, कि इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, बट इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। तो लिख लीजिए इस रिएक्शन में क्या होता है, लिख लीजिए केमिकल रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। और इसमें क्या लिखोगे, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। आया बात समझ में, जितना केमिकल रिएक्शन, कोई दिक्कत, अच्छा बताओ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर हम यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताइए NaCl ज्यादा घुलेगा और आयंस ब्रेक होंगे, यानी फ्री आयंस हमें ज्यादा मिलेंगे, कब, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताइए इनडायरेक्टली कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। अब बट इसके केस में आप लोग बताइए, मेटालिक कंडक्टर में क्या होगा, आप देखोगे ये जितना गर्म होता जाता, नहीं इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है लगातार, तो वो गर्म हो रहा है और हीट एनर्जी लॉस कर रहा है, तो वो उसको और हीट करने की जरूरत नहीं है। गर्मी के दिन में देखोगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, लैपटॉप, मोबाइल जल्दी गर्म हो जाता, नहीं, एक तो बाहर का टेम्परेचर पहले से ज्यादा है और उसके अंदर भी पास हो रही इलेक्ट्रिसिटी, तो जल्दी गर्म होता है, तो वहां पे वो लॉस कर रहा है, तो वहां उसका नुकसान ना हो रहा है जी कंडक्टिविटी का, उसकी जरूरत नहीं थी। यानी कि आप समझे कि इस केस में टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो कंडक्टिविटी घट ही जाएगी, बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। तो लिख लो कंडक्टिविटी डिक्रीजेज with increase in temperature, with
इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। बट इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्री आयंस की संख्या बढ़ेगी, जिस कारण कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो लिख लीजिए कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज with increase in temperature, with increases in temperature। कोई पूछेगा क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा क्या हुआ, तो क्या बोलिएगा कि इसमें नंबर ऑफ फ्री आयंस बढ़ गए। चाहो तो लिख लो, ड्यू टू इंक्रीज इन फ्री आयंस, ड्यू टू इंक्रीजेज इन फ्री आयंस, फ्री आयंस की संख्या बढ़ने के चलते इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो कंडक्टर पहला है जिसमें दो टाइप के कंडक्टर होते हैं, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। इसमें फ्री आयंस के कारण होता है, केमिकल रिएक्शन भी टेक प्लेस होता है, और साथ साथ टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि आयंस ज्यादा मिलते हैं। लेकिन इसमें ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाएगा यहाँ से, है ना, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गया, निकल गया यहाँ से, तो कंडक्टिविटी घट जाएगी। और कोई केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं होता, कोई इसमें चेंज नहीं होता, जैसा था वैसा ही रहा। तो पहला तो ये हो गया कंडक्टर। दूसरा क्या होता है, इंसुलेटर, जो आप जानते ही हो। तो लिखो सेकंड, इंसुलेटर। इंसुलेटर वैसे सॉलिड को कहते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करे। जैसे ये वुड, लकड़ी जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्या, तो लिखिए इसमें दो सॉलिड which does not conduct, those solid which do not conduct electricity, which do not conduct electricity। आप जानते हो, इसलिए आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, इंसुलेटर छोड़ो। तीसरा लिखो सेमी कंडक्टर। अब देखो बात आया सेमी यानी कि बीच का, यहां पे मेटल से कंडक्टिविटी इसकी कम होगी बट इंसुलेटर से ज्यादा होगी। तो बोलेंगे दो सॉलिड इन विच कंडक्टिविटी लाई बिटवीन, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, कंडक्टिविटी लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, उन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो लिख लीजिए सेमी कंडक्टर में डिफिनेशन, यहां तक लिख लिया आप लोग। तो लिखो दो सॉलिड इन विच कंडक्टिविटी लाई बिटवीन, कंडक्टिविटी बिटवीन किसके बीच में लाई करेगा जी, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा किस पे, लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसके केस में पूछ रहा है, सेमीकंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, आपसे 2 केस पूछ रहा है, मैं लिख देता हूं। फर्स्ट केस है आपका, फर्स्ट केस फॉर मेटल्स और मेटालिक कंडक्टर मतलब, और सेकंड केस सेमीकंडक्टर। सोच के बताइए किसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ेगी और किसमें टेम्परेचर घटाने मतलब वही किसमें घटेगी और किसमें बढ़ेगी। हाँ बोलिए, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगी और मेटल्स में घटेगी। ये तो ऑलरेडी बताया हुआ है जी, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, कंडक्टिविटी मेटल में क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है ना, जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो। तो लिख लीजिए इस बात को, इस केस में लिखो कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ
अच्छा ये सिंबल दिया तो इंक्रीज समझ लेना, इसको क्या पढ़ोगे? इंक्रीज, विथ इंक्रीज इन किसमें? टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बताइए मेटालिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी घट जाएगी, लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होगा? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी अभी हम प्रूफ करते हैं उसको, लेकिन पहले ये लिख लो, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ता है, लेकिन मेटालिक कंडक्टर का घटता है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि वाई कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विल बी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, और मेटल का क्यों घट जाता है। तो ये भी पूछ सकता है वाई कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर विल बी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों का एक ही जवाब होगा। एनर्जी आपसे पूछता है एनर्जी बैंड डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो आप ये क्वेश्चन लिख लो। हाँ भाई गया हूं तो लेके ही ना होगा भाई, गया था तो क्यों। चलो आज की बात थोड़ा 2 साल हो गया उस बात तो सब। अरे भगवान। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड समझ में आ गया? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 तरह के बैंड होते हैं, एक तुम्हारा हो गया कंडक्शन बैंड और एक मैंने क्या बोला? वैलेंस बैंड। मैं ब्लू कलर से वैलेंस बैंड को बनाता हूँ, कंडक्शन बैंड मैंने बना दिया है, वैलेंस बैंड यहां बना देता हूँ, वैलेंस बैंड इसके नीचे। अच्छा वैलेंस बैंड वो बैंड होते हैं जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, नहीं इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट हो गए? वैलेंस बैंड में। तो ये दोनों ओवरलैप होता है किसके केस में? मेटालिक कंडक्टर, यानी आप सिंपली कंडक्टर बोलो, मेटालिक कंडक्टर या कंडक्टर के केस में। अब बताइए कंडक्टर के केस में ये ऐसा रहता है ग्राफ, और अगर सेमी कंडक्टर की बात करें, किसकी? सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर की अगर बात करोगे तो देखो बाबू ये ऐसा कुछ है, और ये होता क्या है, ये है तुम्हारा कंडक्शन बैंड और ये है तुम्हारा वैलेंस बैंड। तो देखिए सुनिए डिफरेंस क्या है इन दोनों में। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाए, तो टेम्परेचर बढ़ाए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, मूवमेंट होगा ना इलेक्ट्रॉन का, और मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर चला जाता है, यहां से लीव कर जाता है। आया बात समझ में? ठीक है, और जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दीजिएगा इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी या टेम्परेचर, जैसे ही एनर्जी दिया अब क्या होगा? ये कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में जाएगा तो अच्छा है ना, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन इसमें क्या होगा? अरे भाई ये पहले से ही दोनों ओवरलैप था और एनर्जी दिए तो इलेक्ट्रॉन घट गया ना कंडक्शन बैंड में, क्योंकि एनर्जी दिए तो ये क्या हो गया? लीव करके यहां से निकल गया। आया समझ में? तो ये कारण है एनर्जी के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी सेमी कंडक्टर में बढ़ जाती है और मेटालिक कंडक्टर में घट जाती है। आया समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ओवरलैप होता है और यहाँ पे ये गैप होता है इसमें के बीच में, जिससे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दीजिएगा तो ये क्या करेगा? अपनी जगह से यहाँ पर वैलेंस कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में मदद करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो यहाँ पे छोटा सा लाइन लिख लो, मैं लिखवा देता हूं, आप इस डायग्राम को बनाओ। इस डायग्राम को बनाइए और यहां लिखिए इलेक्ट्रॉन मूव्स outside the कंडक्शन बैंड। अगर कंडक्शन बैंड के बाहर चल गया तो बताइए हेंस कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? उस केस में कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। सब लगता है बोलिए लगाने में चक्कर लगा हुआ है, क्या हुआ जी तुम?
पढ़ लो पहले, बिजनेस शुरू करेगा, पहले पढ़ाई कर लो, बेसिक एजुकेशन ले लो। हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करके जाएगा? कंडक्शन बैंड में। किसकी बात कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर में। तो कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो लिख लो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव्स इनटू द कंडक्शन बैंड, हेंस कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीजेस। आया बात समझ में? अब अगर बात करें नॉन इंसुलेटर की, लास्ट किसका हम बात करेंगे? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में क्या होता है कि ये गैप इतना ज्यादा होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में इतना ज्यादा गैप है कि आप कितना भी एनर्जी दे दो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कभी पहुंच ही नहीं पाएगा इस गैप में। ठीक है, ये फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर एक चैप्टर ही है आपका। तो यहाँ पे आप कितना भी एनर्जी दीजिए, इसको ये जाएगा ही नहीं। अब बताइए, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? नहीं। इस कारण से इंसुलेटर आपका डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आ रहा है समझ में? मेनली ये तो पूछेगा नहीं आपसे, इन दोनों में ही डिफरेंस पूछेगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट समझ में आया कि टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टिविटी मेटालिक कंडक्टर में इसलिए घटता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लीव कर जाते हैं। भाई पहले से तो कंडक्शन बैंड में है ये है, लेकिन ये बाहर चले जाते हैं। और ये क्या होता है? ये क्या होता है? यहाँ से इसमें पार होते हैं, यहाँ से वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करते हैं। तो समझ में आया विद द हेल्प ऑफ एनर्जी डायग्राम क्यों ऐसा होता है कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है और मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है। ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ कर देना अगर एग्जाम में आएगा। लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला लिखो इंसेंट्रिक, और इसमें लिखिए ये बिहेव करते हैं एज अ नॉन कंडक्टर। ये कंडक्टिविटी इसमें होती नहीं है, बाद में इंक्रीज करेंगे विद हेल्प ऑफ टेम्परेचर और डॉपिंग प्रोसेस से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले लिखो इंसेंट्रिक, यहां तक लिख लिए। लिखिए इट बिहेव एज अ नॉन कंडक्टर, इट बिहेव एज अ नॉन कंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। तो लिखो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। अब देखो सेमीकंडक्टर जो बने होते हैं किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से। तो सिलिकॉन का आपको पता है ना कितना होता है जी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो बताइए ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कितने लाइंस बनाएंगे? 4। क्योंकि 4 और बॉन्ड लाइन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। ये 4 और बना लेंगे सिलिकॉन। आया बात समझ में? तो हर सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा और अपने आप को क्या करेगा? स्टेबल। तो ये स्टेबल बनाने होने के लिए सब सिलिकॉन आपस में इस तरह से 4 बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से ये चेन चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। देखिए हर सिलिकॉन में 4 बॉन्ड है, तो बताइए क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें प्रेजेंट? नहीं। अगर सारे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग ले चुके हैं तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो क्या ये कैसे बिहेव करेगा? नॉन कंडक्टर की तरह। इसीलिए क्या लिखा? ये नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। लेकिन क्या होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे? अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बताओ, टेम्परेचर मतलब आपने एनर्जी दिया, अब किसी चीज पे एनर्जी लगाओगे तो ब्रेक होगा ना। तो यहाँ पे क्या ब्रेक हो जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? ब्रेक होंगे। अगर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन जो जुड़ा हुआ था वो टूट गया और ये इलेक्ट्रॉन अब क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो बताइए कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी?
बढ़ेगी। और वही चीज तो यहाँ लिखा था कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर, सब बात को रिलेट कर पा रहे हो ना, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है भाई, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ब्रेक बॉन्ड्स हुए और इस कारण से ये कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो इस बात को लिख लो छोटा सा, ये कोई पूछता नहीं है इंसेंट्रिक, एक्सटेंसिक ज्यादा पूछता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। अगर बॉन्ड्स बढ़े तो बताइए क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, तो फिर बताइए कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। एक्सटेंट्रिक में लिखिए, इट इज फॉर्म बाय द डॉपिंग प्रोसेस। कौन से प्रोसेस इसको बनाते हैं, डॉपिंग। तो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में यही पूछता है कि व्हाट इज डॉपिंग, क्या होता है डॉपिंग प्रोसेस। तो लिखिए इसका डेफिनेशन, डॉपिंग। टू मार्क्स में आएगा एग्जाम में। लिखिए, इट इज अ प्रोसेस इन विच, डॉपिंग में लिखिए, इट इज अ प्रोसेस इन विच, it is a process in which addition of एडिशन, किसका एडिशन करेंगे जी, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। किसमें ऐड करेंगे बताओ, किसमें ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इनटू द, क्या पढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर भूल गया, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इनटू द, या टू द, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू द semiconductor is called doping। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डॉपिंग। और ये एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर भी 2 टाइप के होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। लिखो, इट इज ऑफ 2 टाइप, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, अल्लाह मत। तो ये 2 टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, यहां तक लिखिए। आप 2 टाइप को ऐसे लिख लेना टेबुलर फॉर्म में, मैं ऐसे बना देता हूं। पहला कौन हो जाएगा जी, एन टाइप सेमीकंडक्टर को शॉर्ट में एससी लिख देता हूं, और दूसरा पी टाइप। देखो, ज्यादा यूजफुल, ज्यादा अच्छा कंडक्टिविटी इम्प्योरिटी ऐड करने पर बनता है। ठीक है, टेम्परेचर से उतना अच्छा कंडक्टिविटी नहीं आती है, तो ज्यादा जो फिजिबल है और यूज जो हम लोग करते हैं वो किसको करते हैं, एक्सटेंसिव। तो डे बाय डे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सेमीकंडक्टर यूज होता है, तो इंसेंट्रिक। और एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, तो आप लिखिए एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिखिए। और इसमें क्वेश्चन कैसा आता है बताऊंगा। लिखो, एन फॉर क्या, निगेटिव, और पी फॉर पॉजिटिव। एन यानी कि कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा, अभी हमने किया था ना केटाइनिक वैकेंसी, तो किसका कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा होगा, निगेटिव का। और इसमें कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा, पॉजिटिव का। तो ये कंडक्टिविटी बढ़ाएगा किसके कारण, कंसंट्रेशन ऑफ निगेटिव आयंस के कारण, यानी एनायंस भी बोल सकते हो, और वो केटायंस के कारण। तो लिख लीजिए, लिखो, इट increases the conductivity, it increases the conductivity due to concentration of, बातें नहीं करो, concentration of negative ions, नेगेटिव चार्ज कर लो, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं जी, इसको, अच्छा इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं ना, तो इस इम्प्योरिटी को हम बोलते हैं, लिखो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी।
क्यों कहते हैं पेंटावैलेंट, अभी बताता हूं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट जो इम्प्योरिटी होता है वो ग्रुप 15 किसके कारण होता है जी? ग्रुप 15 के एलिमेंट। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स याद है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब याद है आप लोग को? ठीक। आर्सेनिक इसी में होता है जी, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें बताओ कंडक्टिविटी किसके कारण इंक्रीज होगा? पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो सेम लाइन लिख लो, इसी में लाइन रिपीट करो। इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कंसंट्रेशन के कारण पॉजिटिव चार्ज, और इसमें जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, जिसको कि हम ग्रुप 13 का एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप 13 है ना, लिखिए यहां तक जल्दी से। 15 का, अब अगर आप 15 का इसमें ऐड कीजिएगा तो 15 में मान लो आर्सेनिक है, बताओ उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ग्रुप 15 में कितने होते हैं? 5 ना। अरे भाई नाइट्रोजन लेके सोचो ना, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। बताओ ये बॉन्ड कितना बना रहा है? 1 2 3 4 ही बॉन्ड बना रहा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिल गया कि नहीं? अब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी अगर ये कंडक्ट करेगा किसके कारण कर रहा है? निगेटिव चार्ज के कारण। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? एन टाइप। और इम्प्योरिटी कैसा बोला गया? क्योंकि ग्रुप 15 का एलिमेंट है, इसलिए पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 5 होगी। आया समझ में? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें। और ट्राईवैलेंट जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो? 13। तो देखिए 13 वाला का भी मैं एक डायग्राम बनाता हूं, आप पहले उसको बनाओ, ठीक है? पहले आप उसको बना लीजिए, इधर 13 का बनाते हैं। अरे मान लो तुमको गैलियम नहीं याद है, इसका तो याद है 2 3, मतलब सब तो ग्रुप वाइज सेम है, तो सब प्रॉपर्टी सेम होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितने होंगे? 3। अब आप अगर सिलिकॉन के जगह एक इम्प्योरिटी ऐड कर दिए, और वो कौन है? गैलियम। तो बताइए गैलियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। तो ये टोटल कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। एक बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि इसके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है वो तो फ्री हो गया ना, तो इसके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। लेकिन ये जो गैलियम का यहाँ जगह खाली हो गया, उसका चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव, और इस कारण से ये क्या कहलाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। आया बात समझ में? किसी को दिक्कत इसमें कुछ? बोलो। तो फिर से सुन लीजिए पूरा कहानी। इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर मतलब कि नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बट उससे काम नहीं चलता है। तो फिर दूसरा प्रोसेस क्या है जो यूज किया जाता है? डे बाय डे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? डॉपिंग। डॉपिंग में हम क्या करते हैं? पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। पेंटावैलेंट में क्या करेंगे जी? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो नेगेटिव चार्ज के कारण कंडक्टिविटी बढ़ी, इसलिए क्या कहेंगे? एन टाइप, यानी कि नेगेटिव। और यहाँ पे पी टाइप के कारण बढ़ी है तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है, तो आपके बुक में ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है। अब आप समझे कि कंडक्टिविटी बढ़ने के कारण क्या होता है जी? कंडक्टिविटी बढ़ने के कारण क्या होता है? इम्प्योरिटी बढ़ने के कारण कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। तो आप बताओ 20 नंबर क्वेश्चन यही पूछा है। सुनिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा आएगा। आपसे पूछा है कि सिलिकॉन बोरॉन के साथ अगर मिक्स कर रहे हैं तो ये कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है? बताइए। याद रखिए सिलिकॉन कौन है? ग्रुप 14 वाला है, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बोरो बी कौन है? बोरोन ना जी। तो बोरोन का कितना होता है?
लिखा हुआ तो है, देखो ना, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ बोरॉन जाएगा तो ये वो खाली नहीं हो जाएगा। तो बताइए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो ये कौन सा टाइप? ये कौन सा इम्प्योरिटी है बाबू? ट्राईवैलेंट। अगर सिलिकॉन के साथ फास्फोरस ऐड कर दिया जाए तो कौन सा? पेंटावैलेंट। 5 हो जाएंगे ना जी, यहाँ पे 5 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी होगी। तो ये कौन सा टाइप? कौन सा टाइप? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि भाई सिलिकॉन के साथ ये ऐड कर रहे हैं तो कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, और ये ऐड कर रहे हैं तो कौन सा टाइप होगा। जनरली ये सब डिफरेंस कम ही पूछा गया है केमिस्ट्री में, क्योंकि ये फिजिक्स का पोर्शन है। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया प्रीवियस ईयर में कि इन दोनों एलिमेंट को मिलाया तो कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर, और ये दोनों को मिलाया तो कौन सा टाइप का। ध्यान रखिएगा, ग्रुप 14 का 13 का एलिमेंट मिलाएंगे तो कौन सा? पी टाइप, और ग्रुप 15 का मिलाएंगे तो एन टाइप। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है क्या? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे।